नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब वास्तु का नाम आता है तो हमारे जहन में हमेशा यही सवाल उत्पन्न होता है कि यदि वास्तु दोष जीवन में लग गया है तो क्या सच में सिर्फ तोड़फोड़ ही करवानी होगी? क्या इसका कोई और उपाय नहीं हो सकता? तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्यों ना आपको वास्तु के बारे में ही जानकारी प्रदान की जाए कि वास्तु दोष यदि जीवन में लग जाता है तो कैसे इस दोष से बचाव किया जा सकता है, या वास्तु है क्या, कैसे हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर देता है कि तरह तरह की समस्या हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है, कैसे समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे और ये समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वास्तु एक्सपर्ट प्रज्ञा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये तो हमारा सौभाग्य है और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तु के बारे में हम तमाम जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे मन में यह सवाल है कि आपके मन में कब विचार आया वास्तु को सीखने का, और यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? कुछ समय ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम सब अप्स एंड डाउन से गुज़रते हैं, और आपकी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और बहुत लोग बैठे हैं उल्लू बनाने के लिए, तो मेरे को भी बहुत उल्लू बनाया गया। एंड बस मैंने सोचा कि अब मैं इस विद्या को खुद जानूं, और मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से इसको पढ़ा, समझा, और मुझे सब समझ आने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड ऑनेस्टली इट ऑल स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है एक बार आप वास्तु पढ़ ले तो, कि क्यों हो रहा है वो भी समझ आने लग जाता है। अक्सर हम इस क्यों के पीछे ही कहते हैं ना, स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, पर अगर आपको कुछ समझ आने लग जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है वास्तु की, वो आपको सल्यूशन भी देता है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड फॉर मी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि भी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में यह विचार आ रहा है कि आपको भी वास्तु सीखना है, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर तो अधिक जानकारी आपको दिखाई जा ही रही है। इसके साथ साथ आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी इस इंस्टीट्यूट के बारे में और यहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में, कोर्स के बारे में इत्यादि। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। चलिए अब इसी के साथ साथ यह तो मैं आपसे जानना ही चाहूँगी कि वो बेसिक स्टेप्स क्या है जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने ही चाहिए वास्तु को लेकर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना वास्तु को समझते हैं कि वास्तु क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बेसिकली शिव जी की एक बार लड़ाई हुई एक असुर से, और जब वो असुर को शिव जी ने मार गिराया तो उसके रक्त से एक बहुत अजीब सा क्रीचर बन गया। और उस क्रीचर के अंदर उसको बहुत भूख थी, तो उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ खा लिया और उसका मन भर गया और कुछ भी उसको समझ नहीं आया, अब शिव जी तो भोलेनाथ है, तो उसने शिव जी की तपस्या करनी शुरू करी और हमारे भोलेनाथ से बोला कि मुझे वरदान दीजिए कि मुझे धरती लोक भी खाना है, मुझे पाताल लोक भी खाना है, स्वर्ग लोक भी खाना है, मुझे सब खाना है। तो शिव जी ने बोल दिया तथास्तु। और ये जब हुआ तो हमारे जो देवी देवता थे, असुर थे, वो घबरा गए। अब उन सब ने सोचा अब क्या किया जाए, वो सब भागे। और अगर किसी ने, आपने सुना होगा तो वास्तु पुरुष हमेशा कहते हैं कि मुंह के बल लेटा हुआ है। तो उसके पीछे कहानी ही यही है कि सारे देवी देवता असुर मिलकर उससे लड़े और उसके ऊपर बैठ गए अलग अलग जगह पे। और जब ये हुआ तो उन्होंने उसके उस अंग का, शरीर के कंट्रोल ले लिया। और भोलेनाथ जी से फिर जब भोलेनाथ जी को असुर ने बोला कि भाई, जिसको वास्तु पुरुष कहते हैं, कि अब ये तो मतलब आपने वरदान दिया है पर इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया है। तो भोलेनाथ जी ने बोला, हमारे शिव जी ने बोला कि जो भी जिस पोजीशन पे जो देवी देवता है या असुर है, और जो भी घर बनाएगा या कुछ भी बनाएगा और उस जगह की, उस स्थान की पूजा नहीं करेगा, वो वास्तु पुरुष का खाना बन जाएगा।
तो जो खाना है ना बन जाना, उसी को वास्तु दोष कहते हैं। अगर आप कोई नया घर बनाते हैं और वहाँ पे पूजा नहीं होती या कुछ भी, कहते हैं वास्तु की पूजा करनी चाहिए, तो इसीलिए कहते हैं अगर वो नहीं हो तो नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स सारी अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो ऐसा नहीं कि वास्तु बस किसी ने कुछ बना दिया, इस पे पूरी कहानी है, सच्ची कहानी है। और देवी देवता असुर जब सब साथ आए और वो बैठे वास्तु पुरुष के ऊपर, तो वास्तु पुरुष ने भोलेनाथ जी से बोला कि भाई ये तो आपने अपना वरदान दिया है, अब अपनी बात रखिए। तो फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि जब भी कोई घर बनाएगा या कोई भी गांव बनेगा, अब गांव या विलेज या कम्युनिटी या सिटी कुछ भी बनेगा, वहाँ पे अगर वास्तु पुरुष की पूजा नहीं होगी तो वो जगह उसका खाना बन जाएगा। खाना बन जाएगा से मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वास्तु इज़। बिल्कुल, पौराणिक कथा के बारे में भी हमने जाना और इस कथा के माध्यम से हमें यह पता चला कि वास्तु पुरुष जो है किस तरीके से हमारे जीवन में वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। और जब वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती है। अच्छा, कौन कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में आती है जिससे हम यह समझ जाए कि हाँ, जिस घर में हम रह रहे हैं उसका वास्तु ठीक नहीं है, इस कारण से हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल। आप जैसे कहते हैं ना कि हम आपने सुना होगा, कभी कोई कहेगा कि जब से हम इस घर में आए हैं हमारा बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या कभी कभार किसी घर में घुसते ही किसी की मृत्यु हो जाती है, कि बड़ा कोई बुजुर्ग चला जाता है या जो उस घर का ओनर है वो चला जाता है, या घर के अंदर बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, शादियाँ नहीं टिक रही हैं, कुछ भी जो मतलब लड़ाइयों से रिलेटेड है, अशांति पैदा कर रहा है, तो आप समझ जाइए आपके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। आपका पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा, गड़बड़ है। आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, गड़बड़ है। रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही घर में बच्चों की, गड़बड़ है। तो वास्तु हर जगह है। बिल्कुल, यानी कि जब घर में अनबन होती है ना, तो हम शायद यह समझ लेते हैं कि शायद आपस में बन नहीं रही, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष हमारे जीवन में उत्पन्न हो गया हो, इस कारण से ये लड़ाई झगड़े इत्यादि हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है। अच्छा, वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को अपने जीवन में फॉलो ही करनी चाहिए जिससे वास्तु दोष उत्पन्न ही ना हो? अब देखिए, सबको ज्ञान तो प्रॉपर नहीं होता है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, बट जो कहते हैं ना थंब रूल, जो मैं सबको बोलती हूँ कि अपने घर में कोई भी पुराना सामान ना रखिए, टूटा फूटा सामान ना रखिए। हर 15 दिन में अपने घर को डीक्लटर कीजिए। जो चीज़ नहीं चाहिए आपको, वो पुराना डब्बा उसको फेंकिए। वो नहीं, अगर जो कपड़े भी हैं, अगर आपने नहीं पहने एक साल, तो आप अगले साल भी नहीं पहनेंगे उनको निकालिए। और अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, सबसे बड़ी चीज़। और अगर जैसे आप हल्का थोड़ा बहुत ज्ञान है आपको डायरेक्शंस का, तो नॉर्थ हमेशा खाली होना चाहिए। जितना कम सामान हो, कम वज़न हो, उतना अच्छा रहेगा। साउथ की डायरेक्शन में आप थोड़ा, फिर भी वज़न, थोड़ा नहीं, आप वज़न रख सकते हैं। साउथ में वज़न होगा तो अच्छा होगा। घर के अंदर हल्के रंगों का इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी हैवी, लोग लाल रंग बहुत डाल देते हैं, काला रंग डाल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमेशा बेज, हल्का जैसे कहते हैं भूरा रंग, वैसे रंगों का इस्तेमाल कीजिए। घर की एनर्जी जो होगी वो हमेशा लाइट रहेगी, तो लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और अगर घर में विंडोज़ हो, सूर्य की रोशनी आती हो, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रहे हैं कि वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन पे हमें प्रभावित करता है और कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हमारे जीवन में अपनानी ही चाहिए ताकि वास्तु दोष ना सताएं। अब इसी के साथ साथ एक सवाल यह करना चाहूँगी आपसे। मान लीजिए कोई अपने लिए घर लेने जा रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले तो भूमि का चयन ही होता है। तो ऐसे में भूमि का चयन कैसे होगा कि हाँ, ये भूमि हमारे लिए ठीक है या नहीं? वैसे आजकल लोग इतना शायद मानते नहीं हैं इन चीज़ों में, पर ये ज़रूर करना चाहिए। आपको भूमि जो है चेक करनी चाहिए कि वो अच्छी है या बुरी। बेस्ट जो तरीका है, इसको कहते हैं ना कि गड़बड़ हो ही ना। आप जब अपना जो ज़मीन है उसकी खुदाई करवाते हैं, तो उसमें से 6 फीट एटलीस्ट आप मिट्टी को
निकालिए और वही मिट्टी आप मत डालिए, आप प्योरीफाइड जो मिट्टी है, फ्रेश मिट्टी आप डालिए, क्योंकि जो भी दोष उस मिट्टी में होता है वो जब आप मिट्टी को निकाल देंगे तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और जब हम 6 फीट ऑलरेडी खुदाई कर चुके हैं तो कोई भी भूमि का दोष नहीं रहता। ये सबसे अच्छा और बढ़िया इजी तरीका है, क्योंकि जब घर बनाएंगे तो खुदाई तो होगी, बस मिट्टी आपको दूसरी नहीं इस्तेमाल करनी है, वही मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है आपको। चलिए, भूमि का चयन कैसे हो यह तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आजकल ना ज़रूरी नहीं है कि सभी को जो है जड़ से मकान मिल जाए, फ्लैट सिस्टम भी चलते हैं और बने बनाए उसमें भी हम घर लेते हैं। तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूँगी, मान लीजिए मैं कोई फ्लैट लेने जा रही हूँ या कोई पर्सन कोई फ्लैट लेने जा रहा है, तो ऐसे में मेन डोर का ना बहुत ध्यान इसमें दिया जाता है कि मेन डोर किस दिशा में है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मेन डोर किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिससे जो घर का मालिक है उसको वो फायदा ही दे। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा जो भूमि के बारे में आप पूछ रहे थे उसी से, क्योंकि आपने फ्लैट मेंशन करा, तो एक सबसे आसान तरीका ये जानने के लिए जगह हमारे लिए अच्छी है कि नहीं रहने के लिए, सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप जाइए और अगर हो सके तो आपकी वाइफ नहीं तो मम्मी, और अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसको भी साथ लेके जाइए उस जगह पे, और आप थोड़े मिनट के लिए देखिए कि वहाँ पे आपको सुकून फील होता है। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको वहाँ पे अच्छा फील होता है, बच्चे को लेके गए हैं तो बच्चा रोए ना, या वहाँ आप गए हैं तो आपको कहीं शरीर में सडनली कहते हैं ना दर्द होने लग जाता है, वो दर्द ना हो, तो ये कुछ बहुत इजी तरीके हैं चेक करने के लिए कि जगह आपको सुख देगी, फल देगी कि नहीं। और आते हैं अब आपके दूसरे प्रश्न पे। तो मेन डोर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है आपके मेन डोर के लिए, और अक्सर लोग आजकल सिर्फ कहते हैं ना सिंगल डोर लगाते हैं, बट एक्चुअली पुराने हमारे ज़माने में भी 2 पल्ले के जो डोर होते थे वो बहुत अच्छे होते हैं, और जो दरवाजे हैं वो घर के अंदर घुसने चाहिए ताकि जो बाहर की अच्छी एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी, वो आपके घर के अंदर आए, बाहर की तरफ नहीं खुलने चाहिए। तो ये एक तरीका है। जो दरवाजे की हाइट है वो एटलीस्ट 7 फीट होनी चाहिए, और जो चौड़ाई है वो 4 फीट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर करेंगे तो आपका बहुत भला होगा। अच्छा, आपने जैसे बताया हाइट और चौड़ाई के बारे में, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ना रिवाज चल रहा है, थोड़ा सा ना वो अच्छे भी लगते हैं डोर, एक ही सिंगल डोर लगता है मेन डोर पे और वो बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो अब जैसे जो मैंने कहा 4 फीट और 7 फीट, हमारे जो वास्तुशास्त्र में यही लिखा है, ये मैक्सिमम आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कमर्शियली जब हम जाते हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है, पर घर के लिए ये हाइट फॉल जो ओनर की हाइट है, ओनर की हाइट से थोड़ा बड़ा चलेगा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा, आपने साथ ही साथ कमर्शियल वास्तु की भी बात की, तो कमर्शियल वास्तु और जो घर का एक वास्तु होता है वो अलग होता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। कमर्शियल वास्तु और घर का वास्तु में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, बेसिस जो है वो ऑफ कोर्स सेम है, बट जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कमर्शियल वास्तु में, अब घर के वास्तु में हम कहते हैं कि आपके घर का जो एरिया है जहाँ आप रहना चाहते हैं उसके आसपास मंदिर नहीं होने चाहिए, बहुत भीड़ भड़का वाला एरिया नहीं होना चाहिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। बट अब जब कमर्शियल वास्तु की बात आ जाती है तो वो आप भीड़ भड़का भी अच्छा है, क्योंकि जितने लोग आए जाएंगे वो आपकी दुकान पे रुकेंगे, तो कमर्शियल वास्तु। और लेकिन जब हम अंदर की बात करते हैं बैठने की, तो ऑफ कोर्स जो वास्तु के हमारे रूल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर ही चलते हैं। साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए आपकी पैंट्री, किचन हमारा साउथ ईस्ट में होता है घर का, तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग भी चलते हैं कमर्शियल वास्तु में।
चलिए, कमर्शियल वास्तु के बारे में आपने हमें बता दिया और जो घर का हमारा वास्तु होता है उसके बारे में भी आपने हमें समझा दिया कि अलग क्यों है और कैसे अलग है। अच्छा, इसी के साथ साथ मेन डोर के बारे में तो हमने जान लिया, अब थोड़ा सा घर के अलग पहलुओं के बारे में भी समझना चाहूँगी, यानी कि अलग अलग स्थानों के बारे में भी समझना चाहूँगी। घर के किचन के बारे में भी बहुत कहा जाता है कि घर का किचन जो है वो उचित स्थान पर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि उचित स्थान कौन सा है। जैसा कि मैं अभी कह ही रही थी, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है हम उसको फायर, अग्नि की डायरेक्शन मानते हैं, और किचन के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, घर के लिए वो बहुत अच्छी मानी जाती है। किचन जहाँ नहीं होनी चाहिए वो है आपका नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट दोनों ही बहुत नुकसान देते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ घर की टॉयलेट की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर यह गलत स्थान पर बन जाए तो ऐसे में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को खड़ा कर सकता है। हाँ जी, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट की ज़्यादा मैं बात करूँगी। अब नॉर्थ ईस्ट वास्तु की खासियत क्या है, इसमें हर चीज़ की रेमेडी है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है वास्तु के हिसाब से घर बनाना, और जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि फ्लैट्स में तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट, जब नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, ये डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे ना टॉयलेट होना चाहिए ना किचन होना चाहिए, ये एकदम साफ़ होनी चाहिए, और इसकी कोई रेमेडी है ही नहीं। कोई भी आपको कितना भी कहे, आप बिल्कुल उनकी बात नहीं मानिएगा। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे कुछ भी हो जाए, टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत बड़ी बीमारियाँ लाएगा, कर्जा लाएगा, और मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ, जिस भी घर में बड़ी बीमारियाँ, कैंसर या ट्यूमर ऐसी होंगी, वहाँ नॉर्थ ईस्ट उनका गड़बड़ होगा ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वास्तु के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है कि वास्तु कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और यदि हमारे जीवन में वास्तु दोष लग गया है तो कैसे इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत ही विशेष जानकारी अभी तक हमने आपसे इस कार्यक्रम में साझा की है। कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपसे विशेष जानकारी ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपके मन में भी यह विचार आ रहा है कि आपको वास्तु सीखना है या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी किसी अन्य विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग को सीखना चाहते हैं, चाहे आप पामिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, यानी कि कोई भी विद्या को यदि आप सीखना चाहते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी है, तो ऐसे में भी आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको जानकारी दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपके मन में और सवाल है, तो ऐसे में आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट में आपको आपके समस्त सवालों के जवाब मिल जाएंगे पूर्णतः। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। वास्तु के बारे में अभी तक आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया, गाइड किया इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ आपने हमें मेन डोर के बारे में बताया, किचन के बारे में बताया, टॉयलेट के बारे में बताया। अब मैं घर के मंदिर की भी बात करना चाहूँगी कि घर का मंदिर किस स्थान में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन हम मंदिर के लिए मानते हैं, और अगर आपका मंदिर नॉर्थ में भी है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा माना जाता है मंदिर के लिए, तभी वहाँ पे टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को हम जहाँ बिठाएंगे वहाँ पे तो कभी भी हम कुछ भी गंदा नहीं कर सकते। तो जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो है वो मंदिर के लिए होना चाहिए। एकदम कॉर्नर अगर आप पकड़ेंगे तो उससे बेस्ट डायरेक्शन कोई भी नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है मंदिर के लिए। वास्तु में एक और चीज़ है जो लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ये भी मैटर करता है कि डायरेक्शन का आप, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। कुबेर स्थान, घर का लॉकर कहाँ होना चाहिए? लोग कहते हैं नॉर्थ में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए नॉर्थ में, लेकिन अगर आपका लॉकर नॉर्थ में है पर उसका जो डोर है, ओपनिंग है, वो साउथ की तरफ है, तो पैसा तो बहुत आएगा, वो टिकेगा नहीं। सिमिलरली आपका मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए और उसका जो फेस है
वो साउथ की तरफ कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो फेस है आपकी चीज़ों का वो भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ शयन कक्ष की भी बात करना चाहूँगी, यानी कि बेडरूम की बात करना चाहूँगी कि वो कहाँ होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारी स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, सोने की दिशा। स्लीपिंग जो आपकी रूम्स हैं, रूम्स की तो काफ़ी डायरेक्शंस होती हैं, पर साउथ में जो ओनर है, ओनर ऑफ द हाउस, साउथ में उसका रूम हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और आपका हेड जो है वो हमेशा साउथ में होना चाहिए वाइल यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे हैं। क्योंकि अगर नॉर्थ में आपका सिर होगा तो आपको काफ़ी स्ट्रेस कॉज करेगा, क्योंकि ये माना जाता है जो हमारी धरती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ में है, और हमारी जो शरीर है, हमारे बॉडी है, उसकी भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोएंगे तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस होगा, परेशानी होगी, सोने में दिक्कत आएगी, एंग्जाइटी होगी। तो हमेशा साउथ की तरफ सिर होना चाहिए आपका जब आप सोएं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें इस बारे में भी गाइड किया। अब मैं बच्चों की ना स्टडी रूम की भी बात करना चाहूँगी कि बच्चों का स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए। बच्चों का स्टडी रूम आप नॉर्थ में बनाइए, और उसमें स्टडी रूम की थोड़ी बहुत मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ जो हेल्प करेंगी आपको। नॉर्थ में स्टडी रूम बनाइए, और जो स्टडी टेबल हो कोशिश कीजिए कि स्टडी टेबल और वॉल के बीच में गैप हो, एकदम चिपका हुआ ना हो। आजकल ट्रेंड है, लोग एकदम दीवार के साथ ही बना देते हैं स्टडी को, पर अगर स्टडी टेबल थोड़ा दूर होगा दीवार से तो वो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक छोटी सी आपको रेमेडी बता देती हूँ मैं साथ ही, अगर आप ग्लोब रखेंगे अपने स्टडी टेबल में या ऑफिस में तो वो आपको काफ़ी तरक्की देगा और काफ़ी सक्सेस मिलेगी आपको लाइफ में। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब मैं थोड़ा सा ना कलर्स की भी बात करना चाहूँगी। क्या वास्तु में रंगों का भी प्रभाव होता है? कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि घर में ज़्यादा डार्क कलर मत यूज़ करो, लाइट कलर यूज़ करो, तो क्या इसका जो संबंध है वो वास्तु से ही है क्या? बिल्कुल। जैसे मैं शुरुआत में बता रही थी कि अगर आपको अपने घर का वास्तु ठीक रखना है तो सबसे जो बेसिक चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो रंगों को एकदम हल्का रखें, क्योंकि हर डायरेक्शन का अपना रंग माना जाता है, जैसे एलिमेंट होता है। तो जब आप रंगों के साथ गड़बड़ कर देते हैं, जैसे अगर नॉर्थ में आपने लाल कर दिया, नॉर्थ में जबकि होना चाहिए हल्का नीला, सफ़ेद या थोड़ा ग्रीन, पर अगर वहाँ आप लाल कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। रंगों का बहुत बड़ा रोल होता है। सिमिलरली साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, अगर वहाँ आप पीला करेंगे, सफ़ेद, थोड़ा हल्का सफ़ेद, बेज जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वैसे रंग रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। पर यहीं पे अगर आप ब्लैक कर देंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम्स लाएगा लाइफ में। तो कलर्स हमेशा हल्के रखिए, चाहे जो भी हो हल्के रखिए। अच्छा, इसे साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो ऐसे में यह भी तो कहा जाता है कि डार्क कलर जो है रूम को थोड़ा सा हमारे मतलब जो है डल कर देते हैं, और हमें हमारा जो स्पेस है वो बड़ा नहीं लगता, छोटा छोटा लगता है, मतलब भिचा भिचा सा जिसे हम कहते हैं। तो एक इसका साइंटिफिक रीज़न हम यह भी मान सकते हैं कि ये भी रीज़न है एक, अगर वास्तु से ना देखा जाए। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ मैं थोड़ी डेकोरेशन की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि डेकोरेशन भी बहुत विशेष स्थान रखती है घर का। सुंदर तो वही बना दिया है घर को, तो ऐसे में डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए घर की? डेकोरेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो घर के अंदर बहुत सारे स्टैचूज़ नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि अब जैसे बहुत बार आपने देखा होगा लोग भगवान जी की कहते हैं मूर्तियाँ गिफ्ट कर देते हैं, पर उसके भी अपने नियम हैं। और लोग बुद्धा बहुत रखते हैं घर में, उसके नियम हैं। ये अवॉइड करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर चलेगी। और मैं तो ये मानती हूँ किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा, भगवान जी की जब बात करते हैं तो किसी भी भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखिए घर में। कोई आपको गिफ्ट कर रहा है उसको आप आगे निकाल दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी किसी को और को गिफ्ट कर दीजिए, पर उसको किसी मंदिर में या जल प्रवाह कर दीजिए, अपने घर में नहीं रखिए। और कोई भी नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जैसे लोग डेकोर के लिए स्कल्स लगा लेते हैं, स्वॉर्ड्स और गन्स और ये सारी चीज़ें रख लेते हैं, तो वो सब अवॉइड करिए, मत रखिए।
लोग कोट्स की पिक्चर्स लगाते हैं, कभी कभार लोग सैड चीज़ों की लगा लेते हैं, तो वो अवॉइड कीजिए। बिकॉज आप जो देखेंगे, जो आपके आसपास होगा, आप वही अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। तो जितनी अच्छी चीज़ें हो, कम चीज़ें हो, उतनी ज़िंदगी आसान रहेगी। एंड इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ मत लगाइए, क्योंकि वास्तु में हर स्थान का अपना रोल है, और जब हम गलत जगह पे गलत चीज़ रखते हैं तो फिर वो गलत प्रभाव देती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस बारे में भी बताया। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में कुछ विशेष रेमेडीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी जो कि हर कोई इजीली फॉलो कर सके। रेमेडीज़ पे अगर मैं सच्ची आपको बताऊं, जो ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, बिकॉज़ रेमेडीज़ के लिए आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए और कंपास से देखनी चाहिए वो डायरेक्शन। मुझे नहीं पता कितने लोग सही से वो देख पाएंगे। और अगर आप देखना चाहें तो अपने घर के ब्रह्म स्थान पे, सेंटर ऑफ योर हाउस, अपने घर के एकदम मिडल में, सेंटर में जाके आप खड़ी हुई और वहाँ से सारी डायरेक्शंस देखिए। और सबसे बड़ी रेमेडी है, ब्रह्म स्थान हमेशा आपका खाली होना चाहिए। अपना ब्रह्म स्थान चेक करिए घर का कौन सा है, और मेक श्योर करिए कि वहाँ पे कोई भारी टेबल ना पड़ा हो या वहाँ पे क्लटर ना पड़ा हो। ब्रह्म स्थान को आप खाली रखेंगे तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरा, मैं डिक्लटरिंग को बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहूँगी। घर के अंदर कूड़ा कचरा मत रखिए, घर के अंदर टूटी चीज़ें मत रखिए, फटे कपड़ों से पोंछा मत बनाइए आप, क्योंकि वो आपने पहना हुआ है और आपकी एनर्जी जो है उस कपड़े में है। तो अगर आप अपने पहने हुए कपड़े से पोंछा बना के ज़मीन को रगड़वाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना करिए। एंड एकदम हल्के रंगों का इस्तेमाल करें अपने घर में, बहुत डार्क कलर्स मस्त यूज़ करिए। और बस थोड़ा अपने कर्म, सबसे बड़ी चीज़ कर्मों पे ध्यान दीजिए। अगर आपके घर का वास्तु सबसे परफेक्ट भी हो लेकिन आपके कर्म ठीक नहीं होंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। वास्तु आपका घर ठीक कर देगा, डायरेक्शंस मैनेज हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कर्म ठीक नहीं होंगे तो वो सब वापस ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल, कर्म तो प्रधान है और कर्मों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ वास्तु के बारे में तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की ही गई है कि वास्तु कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और एंड में जो आपको रेमेडीज़ बताई गई है वो सच में बहुत विशेष है, आप ज़रूर अपनाइएगा। और साथ ही साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।